हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आरआरबी एनटीपीसी जो आप लोगों का ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है, ये आप लोगों के स्टार्ट हो चुका है। और आप लोगों का जो है 16 से 19 जो है मार्च तक जो है आप लोगों का पेपर समाप्त भी हो चुका है। अब जिनका भी पेपर जो है 22 से लेकर और 27 मार्च को होने जा रहा है, उनके लिए मैंने जो है ये स्पेशल क्लास रखी है, जिसमें आप लोग देखोगे कि जिस तरीके से पहले जो आप लोगों के एग्ज़ाम हुए हैं 16 से जो 19 मार्च तक, जिस तरीके से प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में करेंट अफेयर का पूछा गया, जीके का पूछा गया, आप लोग के जिस पोर्शन से पूछा गया उसी को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में मैथ का भी पूछा गया है और रीजनिंग का भी पूछा गया है। जिस जिस टॉपिक से जिस तरीके के प्रश्न वैसे मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको आज है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप लोग को इन प्रश्नों को बेहतर तरीके से तैयार कर लो। मुझे लगता है कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरीके से पेपर का पैटर्न बनाया हुआ है, बिल्कुल डेली वैसा ही प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा। क्योंकि आपके 4 दिन जो पेपर हुए हैं, तो बिल्कुल आपको अल्टर किसी भी दिन जो है पेपर नहीं आया है, तो बिल्कुल आपके भी दिन वैसा ही पेपर आने वाला है। तो आपके लिए ये रामबाण सिद्ध होगा। मैं कहूँगा कि आप लोग हर एक प्रश्न को देख लो, हर एक टॉपिक के प्रश्न को देख लो एग्जाम हॉल में जाने से पहले। तो पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और फटाफट से आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, अंत तक हर एक प्रश्न कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक बार सभी लोग जो है क्लास को लाइक कर लो, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिएगा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न आप लोग के सामने है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के जो है सचिवालय का जो है प्रावधान किया गया है। देखिए, आर्टिकल से जो आप लोगों का यहाँ पे एग्जाम में हर एक दिन 2 से 3 क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, तो आर्टिकल चैप्टर में आप लोगों को बेहतर पकड़ होनी चाहिए। तो मैंने आर्टिकल के प्रश्न भी यहाँ पे रखे हैं 2 से 3 4, जो भी आप लोगों के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के जो है सचिवालय के प्रावधान प्रावधान किया गया है, आप लोग को याद रखना। ये आर्टिकल आप लोगों का है 98 आप लोगों को याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या के लिए अल्टर आइंस्टीन को किस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लो। देखना, आप लोगों को एग्जाम हॉल में किसी न किसी दिन ये आने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो बिल्कुल ही आपको इसे याद रखना है कि जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या के लिए जो है अल्टर आइंस्टीन को किस वर्ष जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो आपको याद रखना है 1921 में। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को जो है सी वाला बिल्कुल राइट उत्तर याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर जो है एक विशाल बांध बनवाया था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विजयनगर से प्रश्न आप लोगों को डेली ही देखने को मिल रहा है प्रश्न, तो ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। तो तुंगभद्रा नदी पर जो है एक बांध, विशाल बांध कौन बनवाया था? आप लोगों को याद रखना, ये आप लोगों के थे देवराय प्रथम आपके ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि अर्थशास्त्र में फिलिप्स वक्र किन दो कारकों के बीच के संबंध को दर्शाता है? अर्थशास्त्र में फिलिप्स वक्र किन दो कारकों के बीच के संबंध को दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर चौथे के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे।
तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है 5वां नंबर प्रश्न की कोशिका के भीतर आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? कोशिका के भीतर आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5वें का जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं लाइसोसोम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा गणित का प्रश्न है। और एक बार गणित के प्रश्न को हम लोग सोल्व करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं यार, तो कम से कम लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक कल 22 मार्च को जिनका भी पेपर है, बिल्कुल एक सुबह के जो है 5 AM पे आप लोगों को जो है क्लास मिलने वाला है। और मैं कहूँगा कि आप किसी भी एंगल से उस क्लास को मिस मत करना। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले उस क्लास को करके ही जाना। बहुत कम समय में आपको पूरे के पूरे प्रश्नों को, पूरे के पूरे पेपर को समझ लीजिए वहाँ पे करा दिया जाएगा। और आप एक बार सनसनी नज़रों से देखकर भी चले जाओगे तो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तब भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा उस क्लास के लिए, ठीक है? सुबह के 5 AM पे, जिनका भी पेपर कल है। अब देखिए यहाँ पे इसका जो है मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि जब भी इस तरीके का केस आए तो जब स्क्वायर वाला, यहाँ पे हमने बताया था कि स्क्वायर निकालना हो, 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, जो ये इसको मान लेते हो a, तो यहाँ पे होता है a स्क्वायर और माइनस का 2 फार्मूला। पर यहाँ पे क्यूब आपको दिया गया है तो क्यूब के लिए यहाँ पे कर लो माइनस का यहाँ पे 3। जब यहाँ पे क्यू दिया है तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, ए क्यू और माइनस करना पड़ेगा आप लोगों का कौन सा फॉर्मूला, 3n, 3a, मतलब n का मतलब ये n मानो चाहे a मानो। तो अब जो है a का वैल्यू यहाँ पे 5 दिया है, 5 का क्यू माइनस का 3 गुणे 5 कर लो, तो अब हो जाएगा 5 का क्यू कितना होता है 125, और 125 में से 3 5 15 घटा दो, 110 जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बताया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपकी गलती नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक जो है खंभे को 15 सेकेंड में पार करती है। वही ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। ये गणित का प्रश्न है, फिर से आप लोगों को बेहतर तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो ही ये प्रश्न आप सॉल्व करेंगे। एक खंभा है तो खंभे को पार करना है, यानी कि ट्रेन अपने खुद की दूरी को, यानी 300 मीटर ही पार करना है उसको। तो हमें जो है यहाँ पे ट्रेन किस स्पीड से है, तो यहाँ पे 72 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी है मीटर में, यहाँ पे किलोमीटर में स्पीड है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। आपके पास दूरी कितना है 300 और चाल कितना है 72 किलोमीटर पर घंटा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल हमने कर लिया। पर यहाँ पे 72 किलोमीटर पर घंटा है तो इसको मीटर में बदलोगे तो 5/18 से गुणा कर लो, ये 18 चौका 72, अब गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का, हो जाएगा 4 5 20, यानी कि यहाँ से काट दोगे आपका हो जाएगा कितना 20 के कम 20, 20 5 100, यानी कि आपका कितना हो रहा है 15 सेकेंड, 4 5 20, ठीक तो है, 18 चौका 72, 10 से 10 15 आ रहा है जी। यहाँ पे मिस्टेक है, 15 होना चाहिए, आप लोग यहाँ पे सुधार लोगे 15 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। 1 मिनट, यहाँ पे इसने कहा कि प्लेटफॉर्म की जो है कितनी दूरी होगी, भाई साहब यहाँ पे तो हम लोगों ने गलती कर रखा है जी। यहाँ पे प्रश्न क्या बोला है कि 15 सेकेंड में पार कर जाती है, ये तो इसने दिया है वही ट्रेन 300 मीटर प्लेटफॉर्म पार कराना है हम लोगों को भाई साहब। सबसे पहले देखो हमें तो पता नहीं है, कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 15 सेकेंड में पार करती है। तो हमने जो निकाला था 300, तो ये ट्रेन की दूरी थी और 300 प्लेटफॉर्म की दूरी हो जाएगी 600, और इसकी चाल कितना है 72, और इसको मीटर में बदले थे तो 20, ये हो जाएगा 600 और बट्टा में हो जाएगा 20 के पहाड़ में 20 20 3 60, 30 सेकेंड लगेगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी,
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 65 डिग्री का मान क्या होगा। त्रिकोणमिति का प्रश्न है, आप लोगों से त्रिकोणमिति के प्रश्न पूछा जा रहा है मैथ में। आपको देखिए यहाँ पे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि एक को चेंज कर दो, जैसे साइन स्क्वायर 25 लिखा है उसको इसी तरीके से मैंने रख दिया, और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कि जो है साइन स्क्वायर क्या करूँगा कि जो है आपको 65 लिखना है, तो मैं क्या करूँगा 65 लिखना है तो 90 में से हम 25 को माइनस कर देते हैं, आ जाएगा 65, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा यानी कि 25 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, आप कहोगे 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ईजी था, आप आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए रीजनिंग का है। श्रृंखला को पूरा करें। क्या करना है हम लोगों को कि इस श्रृंखला को जो है पूरा करना है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है और आपको मैंने बेहतर तरीके से बताया भी है, तो बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे श्रृंखला का अगला पद क्या है, 7, 11, 19, 35, 67। तो अगला पद क्या लगता है आपको, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। जैसे अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो 7 से 11 हुआ, 7 4 11, 11 से 19 हुआ यानी कि 8 जोड़ दिया, 19 से 35 हुआ यानी कि आप देखोगे कितना हो गया आप लोगों के सामने 16 हो गया। इसके आगे चलोगे तो यहाँ पे 35 के बाद से कितना लिखा है 67, कितना हुआ है आप लोगों के 32 जोड़ दिया है। तो इसके आगे आप क्या करोगे, देखिए 4 दूना का 8, 2 से गुणा कर दिया, 8 दूना का 16, 2 से गुणा कर दिया, 16 दूना का 32, 2 से गुणा कर दिया, 32 दूना का हम क्या करेंगे 64 जोड़ेंगे। तो 7 4 11, 6 6 12 1 13। हमें जो मिलेगा अगला जो संख्या 131। ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। 10वां नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुणा और डी का अर्थ भाग हो तो इसका जो है मान हमें निकालना है। अब बताने की कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। अब देखिए रीजनिंग का ही प्रश्न है और बिल्कुल आप ऐसे प्रश्नों को सिंपली बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि प्रश्न में बोला गया है, लिखा है 16 तो 16 लिखो। सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ गुणा है तो गुणा कर दो 4। फिर ए का अर्थ क्या है आप लोगों के सामने है प्लस, तो प्लस रखो 12। फिर डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ यहाँ पे भागा है तो भागे रखो आप 3। फिर बी है, बी का अर्थ क्या है माइनस है तो माइनस रखो 5। अब यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करो। 16 चौका 64 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 3 चौका 12 हो जाएगा माइनस हो जाएगा 5। 64 और 4 68 और 68 में से 5 आप माइनस करोगे 63 जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप में कुल कितनी टीमें भाग लेंगी। क्वेश्चन नंबर 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। 11वें नंबर प्रश्न में आप लोगों को बताना है कि वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप में कुल कितनी टीमें भाग लेंगी। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है 48 टीमें भाग लेंगी, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। इसरो द्वारा हाल ही में मंगल के लिए प्रस्तावित मंगलयान 2 मिशन में मुख्य रूप से क्या जो है शामिल होगा। देखिए फिर से कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त यार क्लास को लाइक नहीं किए हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, क्योंकि सुबह के 5 AM पर ही आप लोगों के लिए एक क्लास आएगा जो कि रामबाण होगा, आप समझ सकते हो। सुबह के 5 AM पे तो क्लास को करके ही जाना एग्जाम हॉल में। फिर से कह रहा हूँ बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो आर्बिटर और लैंडर जो है आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है नॉर्वे, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में OSI मॉडल में कुल कितनी परतें होती हैं? कंप्यूटर नेटवर्किंग में OSI मॉडल में कुल कितनी परतें होती हैं? तो आपको याद रखना है कि ये 7 परतें होती हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि जो है कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि कुचिपुड़ी जो है आप लोगों का आंध्र प्रदेश का जो है लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। गलती नहीं करोगे, बिल्कुल आप बेहतर तरीके से समझते चलो। अगला प्रश्न आपके सामने है, अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था? अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बेहतर तरीके से याद रखना है कि जो आर्टिकल 32 है ये संविधान का आत्मा कहा गया है किसके द्वारा? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपको गलती नहीं करना है। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है हवा महल जयपुर का जो है, जो हवा महल है जयपुर में, उसका निर्माण किसने करवाया था? याद रखना है आप लोगों को, पूछा गया है कि हवा महल का निर्माण किसके द्वारा किसने करवाया है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं सवाई प्रताप सिंह उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी सवाई प्रताप सिंह। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कोबाल्ट, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने सी को बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एग्मिज्म बैंक की जो है स्थापना किस वर्ष हुई? एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइएगा सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो आपको याद रखना है परम 8000। परम 8000 जो है आप लोग को याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371A किस राज्य के लिए जो है विशेष प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371A किस राज्य के विशेष प्रावधान करता है? क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे नागालैंड, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ चुके हैं और 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं
कि जो है ए मीटर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध जो है नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी होती है? हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध जो है नर्तकी मूर्ति किस धातु की बनी होती है? क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है, कांसा का जो है कांसा का बनी होती है, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा किस निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। बताएंगे सभी लोग, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है इथियोपिया, इथियोपिया, ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, अर्थशास्त्र में लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? अर्थशास्त्र में लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि आय का जो है वितरण को दर्शाता है, आय के वितरण को, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपया है, इसे 20% और 10% की दो क्रमिक छूट देने पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26, 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। देखिए सबसे पहले देखिए कि एक जो है वस्तु का अंकित मूल्य है 2500 रुपया, ठीक है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 20% का छूट देना है। मतलब आप 20% का छूट दोगे अगर सामान जो है 100 रुपया का है, सामान अगर 100 रुपया का है तो उस वस्तु को हम कितने रुपये में यानी कि अर्थात बेचेंगे? 100 रुपया वाली सामान जो है हम किसी को देंगे तो 80 रुपये में, तभी तो 20% उसको हम लोग डिस्काउंट किए हैं। फिर कह रहा है कि 10% का और छूट दे दो, मतलब जितना में सामान हम बेच रहे हैं फिर से 10% उसको छोड़ना है, यानी कि जो रुपया 100 रुपये का अगर सामान था तो फिर हम 10 रुपये छोड़ेंगे, यानी कि 90 रुपये में। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25 गुणे 9 8 72, यहाँ पे 25 दूना 50 का जीरो, 25 सत्ते, 25 सत्ते कितना होता है? 175 और 5 80। आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है उनके 100% सही उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपको गलती नहीं करना है। मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूं कि आप क्लियर एग्जाम हॉल में सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है 27 नंबर प्रश्न यहाँ पे कि √+12 √+12 इस तरीके से ये दिया गया है और इसके सही उत्तर हमें पता करना है। इस तरीके के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल वाला पूछ रहा है और मैंने आप लोगों को बेहतर तरीके से ट्रिक बताया होगा कि जब भी आप लोगों को इस तरीके के प्रश्न दे तो ये 12 को जो है आप खंड कर दो, ऐसा खंड करो जिनके बीच में का अंतर 2 हो। ऐसा नहीं कि 2 गुणे 6 कर देना तो इसके बीच का अंतर 1 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल ये वाला खंड आपको नहीं करना। आप ऐसा करो कि इसके बीच का अंतर 1 हो, जैसे 3 गुणे 4 करते हैं तो 3 चौका 12 होता है कि नहीं, इसका खंड हो गया, और इनके बीच का अंतर 1 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। अब यहाँ पे जो है अगर प्लस दिया है, यहाँ पे देखिए प्लस दिया है तो प्लस में बड़ा वाला उत्तर होता है, हमेशा 4 उत्तर हो जाएगा, और माइनस अगर दिया होता है -12, यहाँ पे -12 तो आपको छोटा वाला उत्तर बताना है। तो आप क्लियर समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यदि दो संख्याओं का योग 25 है और इनका जो है अंतर 13 हो तो इनका गुणनफल ज्ञात करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, 28वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है क्या होने वाला है? प्रश्न में क्या बोला गया है समझने की कोशिश कीजिएगा कि यदि दो संख्याओं का योग 25 है,
और इनका अंतर 13 है, तो इनका गुणनफल क्या है। सबसे पहले हमें संख्या पता करना पड़ेगा कि वह संख्या क्या है। सबसे पहले जो दिया है इसको लिखो। कह रहा है कि दो संख्या हमें पता नहीं है, तो एगो x है एगो y मान लीजिए, और दोनों का योग हो जाएगा 25। इसने कहा इनका अंतर 13 है, यानी कि दोनों जो संख्याएं हैं x और y, इनका अंतर कितना है 13 है, तो यानी कि हम अंतर 13 ले लेंगे। अब इन दोनों समीकरण को जोड़ लेते हैं, तो ये एक ठो y प्लस में एक ठो माइनस में कट जाएगा, ये x और x जोड़ के कितना हो जाएगा 2x, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 8 25 13 25 13 कितना हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा 38। यहाँ से कटेगा तो x का वैल्यू हो जाएगा आप लोगों का कितना हो जाएगा 19 दूना 38, x का वैल्यू आ गया 19, x का वैल्यू कितना आ गया 19। हमें जो है एक ठो मिल गया 19। अब जो है देखो यहाँ पे 19 रख लो, x का वैल्यू से यहाँ पे 19 आएगा, तो यहाँ पे y है, तो y का वैल्यू निकालेंगे तो 19 इधर आ जाएगा घट के, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपका हो जाएगा 6। एक ठो वैल्यू हमें 19 मिल रहा है, एक ठो 6 मिल रहा है। इसने कहा कि दोनों का गुणनफल, तो 6 गुणे 19, 19 छके कितना होता है आप बता सकते हो 114। मुझे लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि यदि मैन को ये लिखा जाता है तो टॉप को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर जो है 29वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो देखिए यम का कोड सबसे पहले आप देखोगे, एम का कोड कितना होता है, एम का कोड 13, ए का कोड 1 और एन का कोड 14, और सेम का सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे तो कुछ बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। टी होता है 20 पे, ओ होता है 15 पे, पी होता है 16 पे। आपको केवल प्लेस वैल्यू याद होगा, तो मुझे लगता है आसानी से आप कर लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस आदमी से कैसे संबंधित है। वह महिला उस आदमी की क्या है, आदमी की जो है महिला क्या लगेगी, ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि वह आदमी, आप समझ लो कि जो है एक आदमी ने कहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा, महिला से कह रहा है, महिला के बारे में ये आदमी कह रहा है, तो समझ लो कि आदमी आप हो, कि तुम्हारी माँ, इस महिला से कह रहा है कि महिला की माँ कोई होंगी, माँ के पति, इसकी माँ की पति यानी कि यहाँ पे इसके हस्बैंड हो जाएंगे, कि पति की बहन मेरी बुआ है। पति की बहन, पति की बहन यानी कि इनकी कोई सिस्टर होगी, ये क्या है इसके बुआ हैं, इसके बुआ हैं, यानी कि जो है वह महिला उस आदमी से क्या है, तो ये जो है देखोगे तो इसकी ये बुआ है, तो यहाँ पे इस ये आपस में क्या होंगे भाई बहन। इसकी ये कौन है भाई साहब, माँ है, माँ के पति, माँ के पति यानी कि ये इसके पिता हैं, पिता के बहन यानी कि बुआ होती हैं। तब तो आप लोग यहाँ पे क्या कहोगे, उस आदमी के वो कौन है, तो बहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर। ये दोनों क्या है आपस में भाई बहन है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 से किसे जो है सम्मानित किया गया। 2025 में दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है, तो आप लोगों को याद रखना है मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, G7 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की। G7 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश किया है, तो आप लोगों को याद रखना है कि 2025 में जी शिखर सम्मेलन का जो है मेजबानी कनाडा किया है। ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि जो है नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारतीय सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं केरल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर में HTTP का पूर्ण रूप क्या है। कंप्यूटर में HTTP का पूर्ण रूप क्या है, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर
प्रोटोकॉल बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक की मुख्यालय जो है आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 35वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर बता रहे हैं कि जो है मनीला में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है मनीला, फिलीपींस में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद होना चाहिए कि गीत गोविंद के लेखक कौन हैं। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे जयदेव, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध किससे है, बताएंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं पीली जो है क्रांति का संबंध तिलहन से है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, तिलहन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं उत्तर अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, यह पंक्ति किसकी है? तो जिन्होंने बताया है मोहम्मद इकबाल का, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। सुबह के 5 AM पे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।